साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग पेशावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चला हुआ था, जो इतिहास वाला है, उसके अंदर जो हम यहाँ से जो आज का जो चैप्टर है वो ये हो रहा है कि यहाँ से जो पुस्तकें पूछी जाती हैं, कौन सा व्यक्ति क्या कौन सी पुस्तक लिखता है और किस पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, आज अध्ययन करते हैं। अब इसमें अगर दोस्तों बात देखें तो सबसे पहले देखिएगा, जो इतिहास की जो प्राचीन इतिहास होता है, प्राचीन इतिहास, इससे अगर हम लोग देखें तो इसकी जो जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकता है, धार्मिक स्रोत हो सकता है, कि मतलब साहित्य से संबंधित होगा और धर्म से संबंधित होगा। इसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे। साहित्य हो गया आपका, कौन सा हो गया, पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब ये है कि पुरानी जो वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि सिक्के मिल गई, तो उसके आधार पे भी हम लोग क्या लगाते हैं, ये अनुमान व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं भाई आपकी, और क्लास जो प्रारंभ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं धार्मिक साहित्य में। सबसे पहले इसमें प्रारंभ करते हैं धार्मिक साहित्य के अंदर। और इसमें देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर बात देखें तो वेदों की बात होती है, वेदों की। और वेदों में अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा जाए, दुनिया की दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है वो कौन सी, आपकी वेद होती है। वेद जिस भाषा में लिखे गए हैं वह भाषा कौन सी है भाई, आपकी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को ही प्राचीन समय में नाम दिया जाता था, देववाणी कहा जाता था। संस्कृत भाषा का जो प्राचीन नाम है वो देववाणी हुआ करता था। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो वेद जो लिखता कौन है, तो जी हाँ, यहां से नाम याद रखना, कौन होंगे, वेद व्यास। इसके द्वारा वेदों की रचना हुई। और वेदों में अगर हम लोग बात करें कि वेदों की जो टोटल संख्या, आपके एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये, कि वेदों की जो संख्या मानी जाती है वो टोटल कितनी मानी जाती है, 4 मानते हैं वेद। सबसे पहले जो आपका आता है, जी हाँ, अगर प्रश्न आए कि जी हाँ इन सभी वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो नाम होगा ऋग्वेद होगा। दूसरी बात यहां से अगर आती है तो जी हाँ, इनका क्रम भी भाई आप लोग याद रखना, क्योंकि कई बार क्रम भी पूछा जा चुका है। दूसरा होगा यजुर्वेद। 3 नंबर पे बात करते हैं तो जी हाँ, 3 नंबर पे जो नाम आएगा वो कौन सा होगा, सामवेद। 3 नंबर है आपका सामवेद। और जो 4 नंबर पे जो आपका वेद है, 4 नंबर, वह जो आपका कौन सा वेद होगा, जिसका नाम होगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो यहां से ये 4 देख लेना। वेदों की संख्या जो टोटल होती है वो कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है इनकी संख्या। जिसमें से प्रश्न आए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो नाम होगा ऋग्वेद होगा। फिर प्रश्न आए कि जी हाँ, दूसरा वेद कौन सा है, यजुर्वेद, जो कि एकमात्र ऐसा वेद है, अगर हमें देखें तो जी हाँ, गद्य प्लस पद्य के अंदर क्या है, ये लिखा होता है, एकमात्र ऐसा वेद है। इसे नोट कर लेना कि एकमात्र जो ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखित है। फिर बात करें सामवेद की। सामवेद में आपको ये याद रखना है कि भारतीय भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहते हैं, सामवेद को ही कहा जाता है। और जो सबसे अंतिम वेद माना जाता है वो कौन सा है, आपका अथर्ववेद होगा। या ऐसे याद कर लो कि जी हाँ, कर्म कांडों या जो टुंडर टोटके हैं उनका जो उल्लेख करने वाला एकमात्र वेद कौन सा है, आपका अथर्ववेद होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करें तो जी हाँ, जिसका नाम होगा वेदांग। नेक्स्ट बात करते हैं वेदांग की। और देखो इनका जो नाम क्यों रखा जाता है वेदांग, इसलिए रखा गया
वेदों के बाद में जिसकी रचना होती है वो क्या कहलाते हैं? वेदांग। या ऐसे मान लो, वेदों को सरल भाषा में समझने हेतु किसकी रचना करवाई गई? जी हाँ, आपके वेदांग की रचना होती है। देखो, वेदों के अर्थ को सरल ढंग से या साधारण भाषा में समझा जा सकते, तो इसके लिए हम कितने वेदांगों की रचना होती है? 6 होती है। पहला जो यहां से माना जाता है जिसका नाम होगा शिक्षा से संबंधित, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आपकी जो एग्जाम में जो प्रश्न आता है यहां से वो यही पूछा जाता है। वेदांगों की टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल आप लिख लेना कितने वेदांग माने गए हैं? 6। यह प्रश्न यह भी आ सकता है कि वेदों को सरल भाषा में समझने हेतु किसकी रचना हुई? तो किसकी रचना होती है? वेदांग की रचना होती है। फिर नेक्स्ट बात करें तो जी हाँ, जो नेक्स्ट बात आपकी होगी उपनिषदों की। उपनिषदों की नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, उपनिषद। और उपनिषदों में अगर हम लोग भाई बात देखते हैं तो उपनिषदों की टोटल संख्या तो कितनी होती है आपकी? 108 मानी जाती है। उपनिषद जो टोटल माने जाते हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी होती है भाई? 108 होती है। या इसे ये ऐसे याद कर लो कि गुरु के समीप जो बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाए उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उपनिषद कह सकते हैं। फिर इसके अंदर देखिएगा, ये तो आप लोग यहां से इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न है हर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और उसका नाम क्या होगा? जी हाँ, सत्यमेव, सत्यमेव जयते। इसका नाम है सत्यमेव जयते। तो जी हाँ, वो आपका कौन सा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते, और उसका जो उल्लेख करने वाला जो उपनिषद है वो कौन सा है? मुंडक उपनिषद है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है उसका उल्लेख किस उपनिषद के अंदर है? तो वो किसके अंदर होगा? आपके इसी के मुंडक उपनिषद के अंदर। एक चीज यहां से ये है कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से जो यज्ञ किया करते थे, आपका यज्ञ यज्ञ है या कौन सा भी यज्ञ हुआ करता था, उसकी जो तुलना टूटी नाव से की गई वो किस में की गई है? आपके उपनिषदों के अंदर की गई है। और ये क्वेश्चन अलग से लिख लेना, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख करता है वो कौन सा करता है? छांदोग्य उपनिषद करता है। छांदोग्य उपनिषद श्री कृष्ण का जो उल्लेख करने वाला है वो कौन सा? आपका छांदोग्य उपनिषद। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो महाकाव्य आते हैं आपके दो, और दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक का तो नाम होगा आपका महाभारत और एक का नाम क्या है? रामायण। तो इसमें से देखिएगा, सबसे पहले जो रामायण होती है आपके उसकी जो रचना करते हैं वो कौन करते हैं? वाल्मीकि। की जो रामायण की जो रचना करने वाले व्यक्ति कौन है? तो जी हाँ, उसका नाम होगा वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। इसके द्वारा क्या की जाती है? आपकी इसकी रचना होती है रामायण की, जो कि किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में। या ये प्रश्न आए कि इसके अंदर कितने श्लोक हैं वर्तमान में? तो 24,000 श्लोक इसके अंदर समाहित हैं फिलहाल वर्तमान की बात करें तो। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है जिसका नाम होगा महाभारत। और महाभारत में अगर हम लोग देखें, देखो महान है जो भारत, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हो चुके हैं वर्तमान में, तो जिसके कारण इसका नाम क्या रखा जाता है? महाभारत। प्राचीन नाम ये याद रख लेना आप लोग कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम होगा जय संहिता, प्राचीन नाम। इसका जो रचयिता वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। ये दो चीजें आप अलग से लिख लेना कि जी हाँ, इसमें जो महर्षि वेदव्यास, तो इसके क्या है? वेदव्यास तो क्या है? इसके जनककर्ता या रचनाकार मानते हैं। फिर इसमें देखो मूलतः इनमें जो श्लोकों की संख्या वो कितनी होती थी? 8800, 8800 हुआ करती थी। फिर अगर बात करें तो वर्तमान में कितने हो चुके हैं आपके? लगभग 1 लाख श्लोक हो चुके हैं, 1 लाख। तो जिसके कारण यह माना जाता है कि जी हाँ, 1 लाख होने के कारण ही इसका नाम महाभारत रखा जाता है। इसके कुल कितने पर्व हैं? तो जी हाँ, पर्व कितने आपके? 18 पर्व हैं। या ये प्रश्न आए कि महाभारत का जो युद्ध है वो लगभग कब होता है? 950 ईसा पूर्व में। और 950 ईसा पूर्व में जो ये है युद्ध हुआ वो कितने दिनों तक चलता है? 18 दिनों तक ये युद्ध चलता है। फिर इसके बाद में अगर इसी में ये चीज याद रख लेना कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा होगा? आपका महाभारत ही होगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो जी हाँ, नाम आएगा आपका आपकी पुराण। नेक्स्ट जो चीज करते हैं तो जी हाँ, उनकी संख्या क्या होगी आपकी? नाम है पुराण। पुराणों को एक तो क्या कहते हैं? पंचम वेद। कि जो 5वां वेद माना जाता है वो किसे मानते हैं? आपका यहाँ से पुराणों को ही मानते हैं। पुराणों का जो रचयिता है वो कौन है? लोमहर्ष। और उसका जो पुत्र है उसका नाम क्या है? उग्रसरुआ उसका पुत्र होता है। इसे हम लोग क्या मानते हैं? इसका रचयिता मानते हैं। फिर इसमें से अगर देखें कि वर्तमान समय में जो पुराणों की संख्या वो कितनी हो चुकी है भाई? 18 पुराण फिलहाल माने जाते हैं।
वर्तमान समय में जो पुराणों की संख्या वो टोटल कितनी पहुंच जाती है आपकी 18 पुराण हो जाते हैं। इनमें से सबसे प्रमाणिक और प्राचीन जो पुराण माना जाता है वो कौन सा होता है? मत्स्य पुराण। और इसी मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख कर रखा है? सातवाहन वंश का इसके अंदर उल्लेख कर रखा है। वैसे आए प्रश्न कीजिए, यहाँ विष्णु पुराण में किसका उल्लेख है? तो मौर्य वंश का। और वायु पुराण जो किससे संबंधित होगा? गुप्त वंश से संबंध रखता है। फिर अगर आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे बात करेंगे साहित्य की, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। और इसमें अगर देखें तो भाई जो आपका बौद्ध साहित्य है तो उसे कितने भागों में बांट रखा है? मुख्यतः 4 भागों में। एक तो जातक है और 3 क्या है उसके? पिटक माने जाते हैं। इसमें से जो जातक किसे कहते हैं? वो बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। यह है 550 कथाओं के अंदर क्या एक संग्रह है। इनमें देखो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां वो किसके अंदर है? जातक के अंदर निहित होती हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किस में है? तो किस में होगी? जातक के अंदर। अब यहां से त्रिपिटकों की जो संख्या मानी जाती है कितनी मानते हैं? 3 मानते हैं। पहला कौन सा है? सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक। देखो ये तो है प्रथम 2। और जो सबसे अंतिम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अभिधम पिटक माना जाता है। कि सबसे जो अंत में जो लिखना वाला लिखे जाने वाला कौन सा होगा? आपका अभिधम पिटक। या ये पाए कि बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो कौन सी होगी? आपकी पाली भाषा बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। फिर अगला है आपका यहाँ से मिलिंद पनु। मिलिंद पनु। और मिलिंद पनु में अगर देखें तो जी हाँ, एक जो यूनानी नरेश है जिसका नाम क्या है? मिनाडर, जिसे हम लोग मिलिंद भी कह सकते हैं। मिनाडर या मिलिंद भी कह सकते हैं। और एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन। इन दोनों के बीच जो वार्ता होती है, बातचीत होती है, उसका जो उल्लेख कर रखा है वो किसमें कर रखा है? इसी के अंदर इसमें उल्लेख है। या ये देख लो एक दीपवंश है। दीपवंश किससे संबंध रखता है? श्रीलंका से। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिंहल नाम। सिंहल। तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो क्या करना है? आपको सिंहल करना है। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो जी हाँ, संस्कृत से संबंधित आते हैं। तो जी हाँ, एक आता है ललित विस्तार। ललित विस्तार या अगर देखें तो संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आपका ललित विस्तार ही माना जाता है। फिर नेक्स्ट जो चीज देखें तो जैन साहित्य से संबंध होगा। जैन साहित्य से। और जैन साहित्य में अगर बात करते हैं तो कि हाँ, ये किस भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत और किसमें? आपकी संस्कृत भाषा के अंदर इन्हें लिखा हुआ है। जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? आगम कहा जाता है। इसे इससे ये याद कर लेना कि जैन साहित्य को यहां से क्या कहा गया है? तो नाम दिया गया है आपका आगम। फिर यहां से देखिएगा भगवती सूत्र क्यों प्रसिद्ध है? भगवती सूत्र में यहां से आपको ये याद रखना है 16 महाजनपदों का। भगवती सूत्र के अंदर जो 16 महाजनपद होते हैं उनका उल्लेख किस कहां पर कर रखा है? भगवती सूत्र के अंदर कर रखा है। और इन 16 महाजनपदों में अगर देखें कि सबसे शक्तिशाली था वो कौन सा हुआ करता था? मगध हुआ करता था। मगध। तो यहां से देखें तो मगध, और मगध की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी होती है भाई दोस्तों? जिसकी राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। ये थी उसकी राजधानी। फिर देखें तो यहां से भाई कुछ प्रमुख प्रवर्तक आते हैं और इन प्रवर्तकों को तो आपको खूब याद करना है क्योंकि यहां से एसएससी बार बार प्रश्न उठा रही है इन चैप्टरों से। देखो सांख्य जो प्रवर्तक है उसका जो संस्थापक मानते किसे कहते हैं? महर्षि कपिल को कहते हैं। जो सांख्य जो आपका जो प्रवर्तक है या दर्शन है इसका जो संस्थापक मानते हैं कपिल को। योग का अगर देखें तो जी हाँ, उसका संस्थापक कौन है? पतंजलि। और एक क्वेश्चन यहां से लिख लेना अलग से, योग दिवस कब मनाते हैं? योग दिवस। तो यहां से अगर योग दिवस की बात करें तो कब का होगा? आपका 21 जून का होगा। योग दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को। और इस योग दिवस की अगर ये बात करें कि कब से प्रारंभ होता है तो यह प्रारंभ होता है 2015 से प्रारंभ होता है। फिर बात करते हैं न्याय से संबंधित, तो यहां से एक व्यक्ति का नाम होता है जिसका नाम है गौतम। कि यार न्याय सूत्र भी से हम लोग कह सकते हैं। गौतम के द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया? जी हाँ, यहां से न्याय वाला। वैशेषिक का जो यहां से अगर देखें तो कणाद, और कणाद का ही जो दूसरा नाम क्या है? उलूक होता है। इसी का दूसरा नाम है उलूक। फिर जो नेक्स्ट चीज देखें तो पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा में अगर देखें तो जी हाँ, इसके कौन माने जाते हैं? जैमिनी। और अंतिम जो किसके हैं? जो आपके उत्तर मीमांसा, इसका जो कौन होगा? बादरायण। इसका माना जाता है बादरायण। फिर वही दोस्तों नेक्स्ट चीज देखें तो उसके अंदर देखिएगा
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। यहां से प्रश्न ये आता कि अर्थशास्त्र मुख्यतः लिखी किसके द्वारा गई है? तो यहां से देखें तो जी हाँ, लिखने वाला कौन है? तो नाम होगा आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसके द्वारा क्या, इसे हम लोग कौटिल्य भी कह सकते हैं, कौटिल्य के द्वारा ये लिखित होता है। और ये कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लेकिन दोस्तों आपको ये पॉइंट जरूर याद करना है कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र का जो संबंध देखें तो जी हाँ, वो किससे होगा? आपका राजनीति से इसका क्या है? संबंध है। और इसमें अगर हम लोग देखें कि जो मौर्यकालीन जो राजनीति है, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्थिति का इसके अंदर क्या कर रखा है? वर्णन कर रखा है। तो आपको तो मुख्यतः ये चीज याद रखनी है, इसका संबंध किससे है? राजनीति से। फिर यहां से देखें तो जी हाँ, इसका नाम, एक नाम आता है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस को जो लिखने वाला कौन है? विशाख दत्त है। विशाख दत्त नामक व्यक्ति हैं जिसने किसकी रचना की थी? मुद्रा राक्षस की। और इसके अंदर या ये मान लो कि इसे क्या कहा जाता है? एक नाटक कहते हैं। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो गुरु हैं, या उसका, या ये भी कह सकते हैं कि जी हाँ, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो भी कौन होगा आपका? यहां से यही व्यक्ति होंगे उनके। और दूसरी चीज की जो नंद वंश है, और नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम है धनानंद। धनानंद को जो पराजित करके जो नया वंश बसाते हैं, मौर्य वंश, वो कौन बसाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन सा होगा आपका दूसरा व्यक्ति? इसका नाम है चाणक्य, इनके द्वारा। फिर नेक्स्ट चीज देखें, ये अभी प्रश्न पूछा राजस्थान रिट के अंदर, मालविका अग्निमित्रम, इसका यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। तो जी हाँ, यहां से देखना ये जो किसके द्वारा लिखित है? कालिदास द्वारा रचित है। और इसके अंदर अगर देखें तो पुष्य मित्र शुंग और उसके जो पुत्र है अग्निमित्र, अग्निमित्र, उसके जो राजनीतिक जो सुधार है, स्थिति है, उसका क्या कर रखा है? इसके अंदर उल्लेख कर रखा है। फिर यहां से देखिएगा दूसरा आता है, नेक्स्ट है आपका हर्षचरित। हर्षचरित, और जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा है? जी हाँ, जो हर्ष का एक राज कवि हुआ करता था जिसका नाम क्या था? बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा आपको यहाँ से किसकी होती है? रचना करवाते हैं हर्षचरित की। ये क्वेश्चन बाण भट्ट वाला है, ये लगभग एग्जामों में पूछा जा रहा है कि बाण भट्ट ने किसकी रचना की है? तो वो किसकी करते हैं? हर्षचरित की वो क्या करते हैं? रचना करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो जी हाँ, जिसका नाम होगा सौपन वासव दंत। और इसका जो कवि माना जाता है वो कौन है? महाकवि बास। महाकवि बास के द्वारा इसकी क्या होती है? इसकी रचना होती है। और इसके अंदर जो इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन और चंड प्रदोत की क्या है, उसके संबंधों के बारे में विस्तार से उल्लेखित है। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको केवल यही याद रखना है सौपन वास दत्त लिखने वाला कौन है? तो कौन होगा आपका यहाँ से? तो देखिए, आपका महाकवि। हर्षचरित का पूछे तो क्या करना, आपको डायरेक्ट आंसर कर देना, क्या? बाण भट्ट। फिर देखिएगा अगली, और जिसका नाम होता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, और इस राजतरंगिणी में अगर बात देखते हैं तो भाई इसके अंदर जो किस राज्य का इतिहास लिखा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान में ये राज्य नहीं है बल्कि क्या बन चुका है? जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे कि कब बनता है, तो जी हाँ, आप लोग तारीख याद रखना, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बनता है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो इसके अंदर राजतरंगिणी जो लिखता है वो कौन लिखता है? कलन के द्वारा रचित है। इस पुस्तक का संबंध किसके है? कश्मीर के इतिहास से है। तो मतलब जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख इसके अंदर क्या कर रखा है? उल्लेखित होता है। फिर या ये पूछे कि भारतीय इतिहास का जो प्रथम प्रमाणिक जो ग्रंथ कौन सा है, जिसमें आपको यहाँ से प्रमाण मिलते हो कि जी हाँ, वहां पर शासकों का अस्तित्व रहा हो, तो वो भी कौन सी है? राजतरंगिणी। फिर इसके बाद में देखिए तो मर्कटिकम आती है, और जो लिखने वाला कौन है आपका? शूद्रक होता है, शूद्रक। और इसके अंदर जो इन्होंने जो इतिहास दिया वो किसका दिया है? जी हाँ, गुप्तकालीन इतिहास इसके अंदर उल्लेखित मिलता है। फिर है विक्रमादेव चरित। विक्रमादेव चरित, और इसका जो रचयिता वो कौन माना जाता है? विल्हण को। विल्हण के द्वारा यह रचित है। और इसमें जो चालुक्य राजवंश है, विशेषकर किसका? विक्रमादित्य जो पंचम होता है, उसी का क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है इसके अंदर। फिर अगली जो चीज देखें इसके अंदर, नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी, और वो है आपकी कीर्ति कुमोदी। कीर्ति कुमोदी, और कीर्ति कुमोदी क्या किसके द्वारा रचित होती है? सोमेश्वर द्वारा रचित काव्य से चालुक्य वंश इतिहास की क्या करता है? ये जानकारी प्रदान करता है।
फिर आती है यहाँ से अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी को भाई खूब इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ से आप लोग। क्यों? क्योंकि इसकी जो रचना कौन करता है? पाणिनि ने। और यहाँ से प्रश्न आता है संस्कृत व्याकरण की जो प्रथम प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है वह कौन सी है? तो वह उसकी बात करें तो कौन सी होगी आपकी? जी हाँ, अष्टाध्यायी ही होती है। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट चीज देखें, अब यहां से शॉर्टकट में देखते हैं आपको, यहां से फिर याद हो जाएगा आपको डायरेक्ट। देखिएगा ग्रंथ या जो काल या रचनाकार कौन कौन होते हैं इसके। अष्टाध्यायी कौन लिखता है? पाणिनि लिखता है। किस शताब्दी में लिखता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात होती है। रामायण अगर देखें तो जी हाँ किसके द्वारा लिखित है? वाल्मीकि। कौन सी शताब्दी के अंदर लिखी जाती है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात होती है। फिर बात आती है महाभारत, तो महाभारत को लिखने वाला कौन है? वेदव्यास। और किस शताब्दी के अंदर लिखा है? 4ठी शताब्दी के अंदर लिखा है। यहां से बात कर। फिर नेक्स्ट चीज है आपकी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की जो रचनाकर्ता कौन है? जिसका नाम है चाणक्य। अभी आपको बताया था कि जी हाँ, जो इसका संबंध किससे होता है? आपका राजनीति से संबंध इसका है। फिर जो नेक्स्ट चीज देखें इसके अंदर, तो जी हाँ भाई उसका नाम होगा आपका इंडिका। इंडिका, और इंडिका की जो रचना करता है वो कौन है? जी हाँ, मेगास्थनीज। ये किसके काल में आता है? भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में क्या होते हैं? ये भारत आते हैं। फिर इसके बाद में करें, जी हाँ, बात होती है पंचतंत्र की, और पंचतंत्र का जो संस्थापक या जो लिखने वाला वो कौन है? विष्णु पुराण। इसके आगे एक चीज लिख लेना, विश्व की सभी भाषाओं विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित अनुवादित पुस्तक, ये आपको जरूर लिखना है। विश्व की सभी भाषाओं में जो अनुवादित पुस्तक है वो एकमात्र कौन सी पुस्तक है? जिसका नाम क्या होगा? पंचतंत्र होगा। तो ये नोट कर लेना। महाभाष्य की रचना कौन करते हैं? जी हाँ, पतंजलि। जो अभी हमने एक देखा था कि योग प्रवर्तक के रचयिता भी कौन है? पतंजलि। और योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। फिर है सत सहारिका, तो इसके जो रचयिता नागार्जुन, और जो किसके काल की बात करते हैं? कनिष्क के काल की। कनिष्क के काल को हम लोग ये भी कह सकते हैं, जी हाँ, नाम होता है इसका कुषाण काल। कुषाण काल। फिर जो नेक्स्ट बात आती है सौपन वासवदत्ता, और इसके रचयिता कौन है? बास। और किस काल की बात है? आपके गुप्त काल की। कामसूत्र वात्सल्य जो किसकी रचना आपको कौन से समय की बात है? गुप्त काल की। फिर कुमार संभव की बात आती है, तो जी हाँ, इसका जो काल कौन सा है? गुप्त काल। और जो लेखक कौन होंगे आपके? कालिदास माने जाते हैं। फिर देखिएगा अगली चीज कौन कौन सी आती है इसके अंदर। और नेक्स्ट देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसकी है? कालिदास की। विक्रमोवंशियम भी किसकी है? कालिदास की। मेघदूत कालिदास की रचना होती है। फिर नेक्स्ट देखिए रघुवंशम भी किसकी है? कालिदास की। और मालवा अग्निमित्रम ये भी किसकी है? कालिदास की। ये भाई थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है ना। इसमें प्रेम कहानी का भी क्या होता है इसके अंदर उल्लेखित है। नाट्य शास्त्र है वो किसकी रचना है? जी हाँ, भरत मुनि की है। किसकी है? भरत मुनि की। और फिर बात करें महाविभाषा शास्त्र, और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? वसुमित्र को इसका रचयिता मानते हैं। अभी ये जो यही क्वेश्चन अभी पूछा हुआ प्रश्न, और उसने जो आपकी सीजीएल की एग्जाम हुई थी पीछे, उसी के अंदर यही प्रश्न पूछा, एसएससी ने उठाया था। महाविभाषा शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन होंगे? वसुमित्र। नेक्स्ट जो चीज बात करते हैं तो देवी चंद्रगुप्तम, ये तो आपको गुप्त काल में हमने पीछे पढ़ी भी थी कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये भी आपको यहां से इसका उल्लेखित तो हो ही चुका है। फिर अगली बात देखिएगा, अब विदेशी इतिहासकारों के बारे में शॉर्टकट में क्या करते हैं, इसका उल्लेख करते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या होगा? नाम है भाई आपका हिस्टोरिका। ये पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के अंदर, ये पुस्तक या भाषा पूछे तो किस भाषा में? यूनानी में। इसी पुस्तक के अंदर अगर देखें तो जी हाँ, सबसे पहले किस शब्द का उल्लेख मिला है? हिस्ट्री शब्द का उल्लेख मिला है। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का उल्लेख देखें तो किसके अंदर? आपके ये हिस्टोरिका के अंदर। तो जिसके कारण इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात करें मेगस्थनीज की। हमने ये जो मेगस्थनीज नामक व्यक्ति है उसने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, वो किसके दरबार में लिखते हैं? तो जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। और ये किसका राजदूत होता है? ये क्वेश्चन यहां से याद रखना। सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? ये राजदूत था। और
इसी में जो अगर देखें तो जी हाँ किसका उल्लेख कर रखा है, मौर्यकालीन प्रशासन का इसमें उल्लेख है। फिर बात आती है फायान की। फायान, तो फायान क्यों प्रसिद्ध है? फायान इसलिए प्रसिद्ध है, ये जो व्यक्ति आता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी हम लोग इसे कह सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसके काल में ये भारत आता है। और इसने जो यहां से अगर देखें तो जी हाँ एक भारत का जो राज्य है, राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को इस व्यक्ति ने नाम दिया कि जी हाँ यह राज्य तो किसका है, ब्राह्मणों का देश, ब्राह्मणों का देश। तो प्रश्न पूछा जाए ब्राह्मणों का देश किस राज्य को कहा जाता है, तो किसको कहेंगे, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा गया। और कहने वाला कौन होगा आपका, फायन। नेक्स्ट अगर बात देखते हैं तो जी हाँ आपकी बात होगी हवेनसांग की। हवेनसांग जो किसके काल में आता है, तो हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, इसी व्यक्ति के दरबार में आते हैं और इसी के द्वारा एक जो पुस्तक लिखी जाती है सीयू की, सीयू की, और इसके अंदर जो जानकारी जो मिलती है वो पूरे वर्धन वंश के बारे में क्या कर रखा है, इसने उल्लेखित कर रखा है। तो ये याद रखना है कि ये जो आपका हवेनसांग किसके दरबार में आता है, हर्षवर्धन की। फिर एक इत्सिंग में आता है, चीनी यात्री है, 670 ईस्वी के पास ये भारत आया। और इस व्यक्ति ने अगर देखें तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, कहां पर भाई, नालंदा, नालंदा कहां पर होगा आपका, बिहार के अंदर। और नालंदा जो विश्वविद्यालय का संस्थापक मानते हैं वह किसे मानते हैं, कुमार गुप्त प्रथम को। तो यहां से यह भी याद रखना कि कुमार गुप्त किस विश्वविद्यालय के संस्थापक, दो कौन किसके होंगे आपके, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर इसमें दो चार पॉइंट देख लेना इसके अंदर। अब देखो एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है जॉन कनिंगम। प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन कब होता है, तो सन कब की है, 1861। इसका जो गठन होता है कहां पर करवाया गया, तो जी हाँ कलकत्ता के अंदर। तो जिसके कारण अगर प्रश्न आए कि जो वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर बना हुआ है, तो वो कहां पर होगा आपका, कलकत्ता के अंदर। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए थे पुस्तकों से संबंधित।